कोरोना काल में कई परिवारों ने साल 2 साल के अंदर परिवार के कई सदस्यों को खो दिया। आज की कहानी भी एक ऐसे ही परिवार की है जहां कुछ साल के अंदर बैक टू बैक 6 लोगों की मौत हो गई। मगर ये मौत उस दौर में हुई जब ना तो कोरोना था और ना ही मरने वाले को कोई दूसरी बीमारी थी। तो आखिर ये मौत कैसे हो रही थी? इसी सवाल का जवाब ढूंढता हुआ परिवार का एक सदस्य जब पुलिस के पास पहुंचा तो जो खुलासे हुए उसे सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। सच्चाई यकीन से परे थी। इस केस को केरल के सबसे भयानक आपराधिक घटनाओं में से एक माना जाता है। तो आखिर क्या थी परिवार में लगातार हो रही मौत के पीछे की भयानक सच्चाई? इस पूरी साजिश के पीछे किसका हाथ था और आज इस केस की स्थिति क्या है? चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। इसी केस से जुड़ा एक बेहद ही अहम खुलासा फरवरी 2023 में ही हुआ है। इस खुलासे से इस पूरे केस की दिशा ही बदल सकती है। तो क्या है वो खुलासा, वो भी जानेंगे आगे। फिलहाल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा लीजिए। ये पूरी कहानी केरल के पोन्नामट्टम परिवार की है। ये पूरा परिवार केरल के कोझिकोड जिले के कूडाथाई गांव में रहता था। इस परिवार की गिनती गांव के सबसे संपन्न परिवारों में की जाती थी। इस परिवार के मुखिया का नाम टॉम थॉमस था। टॉम थॉमस की पत्नी का नाम अन्नम्मा थॉमस था। इनके 2 बेटे थे, रोजो थॉमस और रॉय थॉमस। 1997 में परिवार के बड़े बेटे रॉय थॉमस की शादी बड़ी ही धूमधाम से जॉलियम्मा जोसेफ नाम की लड़की से हो जाती है। लोग प्यार से इसे जॉली बुलाते हैं। शादी के बाद बहुत कम समय में ही जॉली घर में सबकी चहेती बन जाती हैं और परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं। स्वभाव में काफ़ी अच्छी होने के साथ साथ जॉली एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला भी थी जो रोज़ाना चर्च जाया करती थी। जब जॉली की शादी रॉय थॉमस से हुई थी तब रॉय थॉमस कोई जॉब नहीं कर रहा था, बल्कि खर्च के लिए पिता से ही उसे पैसे मिलते थे। इसीलिए शादी के बाद भी जॉली अपनी पढ़ाई जारी रखती है और फिर शादी के कुछ समय बाद घर वालों को बताती है कि उसकी नौकरी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैलिकट में लग गई है। कभी कभार होने वाली छोटे मोटे झगड़े को छोड़ दिया जाए तो ये परिवार बेहद ही खुशहाल परिवार था और सभी की जिंदगी काफ़ी अच्छे से चल रही थी। समय यूं ही बीत रहा था कि साल 2002 में जॉली की सास अन्नम्मा थॉमस की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। तुरंत उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, जहां कुछ दिनों के इलाज के बाद उनकी तबीयत ठीक हो जाती है। इसके बाद उन्हें अस्पताल से घर भेज दिया जाता है। घर आए हुए 2 ही महीने बीते थे कि 22 अगस्त 2002 को एक बार फिर से अन्नम्मा थॉमस की तबीयत खराब होती है। इस बार उन्हें अस्पताल ले जाया जाता उससे पहले ही उनकी मौत हो जाती है। लक्षणों के आधार पर कहा जाता है कि ये मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। मौत की असल वजह को समझने के लिए डॉक्टर की ओर से पोस्टमार्टम करवाने के लिए कहा जाता है, मगर परिवार वाले इस मौत को एक नेचुरल डेथ मानते हुए पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर देते हैं। इस तरह बिना किसी पोस्टमार्टम के ही अन्नम्मा थॉमस का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। घर के एक बेहद अहम सदस्य के अचानक से इस तरह चले जाने की वजह से सभी को काफ़ी गहरा सदमा लगता है और लंबे समय तक लोग परेशान रहते हैं। मगर बीतते समय के साथ एक बार फिर से सभी की जिंदगी वापस पटरी पर आने लगती है। अब परिवार में सबसे वरिष्ठ टॉम थॉमस थे। अब तारीख थी 26 अगस्त 2008। 4 दिन पहले ही अन्नम्मा थॉमस की छठी डेथ एनिवर्सरी मनाई गई थी। घर पर परिवार के दूसरे रिश्तेदार भी आए हुए थे। तभी परिवार में एक और मौत हो जाती है। इस बार परिवार के मुखिया यानी टॉम थॉमस की अचानक से मौत हो जाती है। शुरुआती जांच में इनकी भी मौत की वजह हार्ट अटैक को ही बताया जाता है। परिवार वाले टॉम थॉमस का भी पोस्टमार्टम नहीं करवाते हैं और उनका भी यूं ही अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। परिवार में 6 साल के अंदर हुई 2 मौतों की वजह से काफ़ी कुछ बदल गया था। जहां पहले ये एक संयुक्त परिवार हुआ करता था, वहीं अब प्रॉपर्टी का बंटवारा घर के बाकी सदस्यों के बीच हो जाता है और लगभग सभी लोग अब न्यूक्लियर फैमिली के तौर पर रहने लगते हैं। पहले हुई 2 मौतों को लोग भुला भी नहीं पाए थे कि परिवार में अब तीसरे सदस्य की मौत हो जाती है। इस बार 9 सितंबर 2011 को जॉली के पति रॉय थॉमस की मौत हो जाती है। रॉय थॉमस का शव बाथरूम से बरामद किया गया था। क्योंकि पहले भी इस परिवार में 2 मौत अचानक से हो चुकी थी, इसलिए जब घर के तीसरे सदस्य की मौत भी अचानक से होती है तो परिवार के कुछ सदस्य इसे महज इत्तेफाक न मानकर किसी की साजिश मानते हैं और रॉय थॉमस का पोस्टमार्टम करवाने का फैसला करते हैं। पोस्टमार्टम में रॉय थॉमस के शरीर से साइनाइड जहर के अंश मिलते हैं। जब इस मामले में आगे जांच बढ़ाई जाती है तो पता चलता है कि रॉय थॉमस इन दिनों आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। रॉय थॉमस की पत्नी के मुताबिक फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से ही उनके पति ये रॉय थॉमस ने सुसाइड कर ली है। पुलिस की शुरुआती जांच में भी रॉय थॉमस के फाइनेंशियल प्रॉब्लम में होने की बात सामने आती है और इसे सुसाइड करार देते हुए केस को बंद कर दिया जाता है। केस भले ही बंद हो गया था, मगर परिवार में मौतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अब परिवार में अगली डेथ 24 फरवरी 2014 को होती है। इस बार मरने वाले शख्स का नाम मैथ्यू मंजाडियल था। मैथ्यू मंजाडियल अन्नम्मा थॉमस का भाई था। आपको याद हो तो थोड़ी देर पहले हमने बताया कि परिवार में सबसे पहले अन्नम्मा थॉमस की ही मौत हुई थी। मैथ्यू मंजाडियल की भी मौत अचानक से हुई थी।
हालांकि इस मौत के बाद पोस्टमार्टम नहीं करवाया जाता है और इसे महज इत्तेफाक मानते हुए बात वहीं खत्म कर दी जाती है। परिवार में एक के बाद एक मौत हो रही थी, मगर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये मौत कैसे हो रही है। शुरुआती पुलिस जांच में भी कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलता है। आसपास ये चर्चा आम हो जाती है कि इस परिवार पर किसी बुरी आत्मा ने कब्जा कर लिया है। इस कारण एक के बाद एक संदिग्ध परिस्थितियों में लोगों की मौत हो रही है। वहीं कुछ लोग इस परिवार को किसी का श्राप लगने की बात करने लगते हैं। परिवार में हुए चौथे शख्स की मृत्यु के महज कुछ ही दिनों बाद एक और मौत होती है। इस बार रॉय थॉमस के चचेरे भाई साजू थॉमस की बेटी अल्फाइन सरखारियास की मौत होती है। मृत्यु के समय अल्फाइन की उम्र महज 2 साल थी। ये मौत भी अचानक से हुई थी। परिवार में ये आखिरी मौत नहीं थी, बल्कि इस घटना के 2 साल बाद यानी 11 जनवरी 2016 को अल्फाइन की मां यानी शाजू थॉमस की पत्नी सिली सरखारियास की मौत भी संदिग्ध परिस्थितियों में हो जाती है। मतलब एक परिवार के 6 सदस्यों की मौत पिछले 14 सालों में बेहद ही रहस्यमयी ढंग से एक के बाद एक हो जाती है। इतना ही नहीं, इसी परिवार के दूर के 2 रिश्तेदारों की मौत भी कुछ समय के अंतराल पर रोड एक्सीडेंट में हो जाती है। सिली की मौत के कुछ ही महीने बाद विधवा हो चुकी जॉली सिली के पति यानी अपने दिवंगत पति रॉय थॉमस के चचेरे भाई शाजू थॉमस से 2016 में ही शादी कर लेती हैं और उसके साथ ही रहने लग जाती हैं। इधर इतनी मौतों के बाद तो पक्के तौर पर लोगों ने दावा करना शुरू कर दिया था कि परिवार को जरूर किसी का श्राप लगा है, इसलिए सभी मर रहे हैं। मगर परिवार में एक सदस्य ऐसा था जो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि परिवार में हो रही मौतों की वजह कोई श्राप या बुरी आत्मा है। ये थे रोजो थॉमस। वीडियो की शुरुआत में ही हमने बताया था कि रोजो थॉमस अनम्मा थॉमस और टॉम थॉमस के बेटे तथा रॉय थॉमस के भाई थे। रोजो थॉमस अमेरिका में काम करते थे। परिवार में बैक टू बैक 6 सदस्यों की मौत के बाद इन्हें शक होने लगता है कि ये महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि जरूर किसी की साजिश है। इसी के बाद रोजो थॉमस स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाकर एक मामला दर्ज करवाते हैं और पुलिस से परिवार में हुई अब तक की सभी मौतों की गहराई से जांच करने की अपील करते हैं। रोजो थॉमस अपने स्तर से भी जांच शुरू कर देते हैं। जांच के दायरे में अब वही लोग थे जो परिवार में जिंदा बचे थे और परिवार में जिंदा बचे लोगों में अब शाजू थॉमस तथा जॉली जोसेफ रह गई थी, मतलब रोजो के चचेरे भाई और भाभी। पहले तो पुलिस इस जांच को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेती है, मगर रोजो थॉमस अपने स्तर से जांच शुरू करते हुए पुलिस के सामने एक बहुत ही चौंका देने वाला खुलासा करते हैं। दरअसल जॉली ने कुछ साल पहले ही बताया था कि वो NIT कैलिकट में बतौर कॉमर्स लेक्चरर काम कर रही हैं, मगर रोजो थॉमस जब इस बात की जांच पड़ताल करते हुए NIT कैलिकट पहुंचता है तो वहां से बताया जाता है कि उनके यहाँ तो कोई जॉली नाम की टीचर है ही नहीं। जॉली ने अपने दावे के साथ साथ NIT कैलिकट में अपने जॉब की एक आइडेंटिटी कार्ड भी परिवार वालों को दी थी। जब इस आइडेंटिटी कार्ड की जांच की जाती है तो यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से कहा जाता है कि ये आइडेंटिटी कार्ड फर्जी है। इतना ही नहीं, रोजो थॉमस द्वारा की गई जांच पड़ताल में ये बात भी सामने आती है कि अब तक जितने भी सदस्यों की मौत हुई है या फिर अचानक से तबीयत बिगड़ी है, उस समय उन सभी के आसपास जॉली जोसेफ मौजूद थी। 6 मौत और उन सभी के आसपास जॉली का होना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा था। इसलिए पुलिस की शक की सुई भी जॉली की तरफ घूमती है। जिन मौतों को पुलिस पहले नेचुरल डेथ मानते हुए नजरअंदाज कर रही थी, अब एक बार फिर से जांच शुरू की जाती है। रोजो थॉमस द्वारा पुलिस थाने में रॉय थॉमस की मौत के सिलसिले में जॉली के खिलाफ एक लिखित शिकायत दर्ज करवाई जाती है। इसके अलावा 5 अन्य मौतों के मामले में भी जॉली पर ही शक जताया जाता है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस भी जांच की रफ्तार बढ़ाते हुए सबसे पहले कूड़ाथई गांव में ही मौजूद सेंट लॉर्ड्स चर्च के पास स्थित कब्रिस्तान से तथा कोडेंचेरी के सेंट मैरी चर्च के पास स्थित कब्रिस्तान से पिछले 14 वर्षों में इस परिवार के दफनाए गए सभी 6 लोगों के शव को निकालती है। इन शवों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया जाता है। वहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए केरला पुलिस द्वारा दुनिया के कई बेस्ट फॉरेंसिक साइंटिस्ट को इस केस में मदद के लिए बुलाया जाता है। इधर पुलिस भी जॉली जोसेफ को गिरफ्तार करके पूछताछ आगे बढ़ाती है। पहले तो जॉली इन 6 लोगों की मौत में किसी भी तरह के हाथ होने से इनकार करती हैं, मगर जब पुलिस जांच बढ़ाते हुए अपने सवालों की लिस्ट लंबी करती है तो आखिरकार जॉली उनमें उलझती चली जाती हैं और फिर एक दिल दहला देने वाली सच्चाई से पर्दा उठता है। पुलिस के सामने जॉली इस बात को कबूल करती हैं कि उसी ने पिछले 14 सालों में परिवार के 6 लोगों को साइनाइड जहर देकर मारा है। जब पुलिस इन हत्याओं के मोटिव यानी वजह के बारे में पूछती है तो और भी हिला देने वाला खुलासा होता है। सभी की हत्या की अपनी अपनी वजह थी। जॉली द्वारा पुलिस पूछताछ में किए गए खुलासे के मुताबिक सबसे पहले उसने अपनी सास अनम्मा थॉमस की जान साल 2002 में ही लेने की कोशिश की थी, मगर पहली कोशिश में नाकाम रही थी। हालांकि दूसरी बार जब सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे तभी जॉली ने चुपके से अपनी सास के मटन सूप में साइनाइड मिला दिया। इस तरह साइनाइड मिला सूप पीते ही कुछ ही देर में अनम्मा थॉमस की मौत हो गई। अनम्मा की जान लेने की वजह यह थी कि परिवार से जुड़े सभी फाइनेंशियल फैसले अनम्मा ही लिया करती थी और पैसों का पूरा हिसाब किया करती थी। ये बात जॉली को पसंद नहीं आई। इसी वजह से उसने अनम्मा की जान
ले ली। जॉली ने अपना दूसरा निशाना अपने ससुर टॉम थॉमस को बनाया था। इसके पीछे की वजह यह थी कि 2008 के आसपास जॉली के पति रॉय थॉमस फाइनेंशियल प्रॉब्लम में चल रहे थे। इस पर जब उसने अपने पिता से कुछ मदद मांगी तो टॉम ने बेटे रॉय थॉमस के हिस्से की 2 एकड़ जमीन बेचकर पूरा पैसा जॉली और रॉय थॉमस को दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब इसके बाद परिवार के बाकी बचे प्रॉपर्टी में इन दोनों का कोई हिस्सा नहीं होगा। बस इसी के बाद पहले साजिश के तहत जॉली ने प्रॉपर्टी के फर्जी दस्तावेज बनवाए, जिसमें बाकी बची दौलत में भी रॉय थॉमस और जॉली को पूरा पूरा हिस्सा दिया गया। इसी के बाद टॉम थॉमस के खाने में भी जॉली ने चुपके से साइनाइड मिला दिया, जिसे खाते ही टॉम थॉमस की भी मृत्यु हो गई। इसी के बाद जब जॉली ने प्रॉपर्टी के दस्तावेज पेश किए थे तो रोजो थॉमस ने इस पर शक जताया था, मगर परिवार के किसी दूसरे सदस्यों का समर्थन रोजो को नहीं मिला और जॉली बच गई और फिर आगे उसने अपने पति थॉमस को ही मौत के घाट उतार दिया। खुलासे के मुताबिक रॉय थॉमस की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं चल रही थी और वो शराब का आदी भी हो गया था। बस इसी बात से रॉय तथा जॉली में लड़ाइयां होने लगीं। इसी के बाद एक दिन मौका देखकर जॉली ने अपने पति रॉय थॉमस के खाने में भी साइनाइड मिला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। रॉय थॉमस की मृत्यु के बाद अनम्मा थॉमस का भाई यानी रॉय थॉमस के मामा मैथ्यू ही वो शख्स थे जिन्होंने रॉय के मौत को एक नेचुरल डेथ मानने से इनकार करते हुए पोस्टमार्टम की जिद की और उन्हीं की जिद पर पोस्टमार्टम किया गया। रॉय की पोस्टमार्टम में शरीर के अंदर साइनाइड के अंश मिलने की भी पुष्टि हो गई, मगर बड़ी चालाकी से जॉली ने पुलिस वालों को यकीन दिला दिया कि रॉय ने अपनी मर्जी से सुसाइड कर लिया है। चूंकि मैथ्यू ने पोस्टमार्टम की जिद की थी, इस कारण ये भी जॉली के निशाने पर आ गए और 2014 में एक दिन चुपके से मैथ्यू की कॉफी में जॉली ने साइनाइड मिला दिया, जिससे इनकी भी मौत हो गई। जॉली अपना अगला निशाना 2 साल की बच्ची एल्फाइन सरखारियास को बनाती हैं। दरअसल अपने पति की हत्या करने के बाद जॉली अपने ही पति के चचेरे भाई साजू थॉमस की तरफ आकर्षित होने लगती हैं, मगर समस्या ये थी कि साजू थॉमस शादीशुदा था और उनकी एक बेटी तथा पत्नी भी थी। इसलिए कथित तौर पर साजू थॉमस से शादी की नीयत से 2014 में पहले जॉली साजू की 2 साल की बेटी अल्फाइन सरखारियास की गला दबाकर हत्या कर देती हैं। इसके बाद 2016 में साजू की पत्नी सिली सरखारियास की भी जान ले लेती हैं। इन दोनों की हत्या करने के बाद 2016 में ही जॉली साजू से शादी कर लेती हैं। इस खुलासे के बाद पुलिस को शक होता है कि शायद साजू थॉमस भी जॉली के प्लान में शामिल है, इसलिए साजू को भी हिरासत में लेकर पूछताछ किया जाता है, मगर साजू का कोई गुनाह निकलकर सामने नहीं आता है। जब जॉली से पूछा जाता है कि पिछले 14 सालों से वो घर से ये कहकर निकलती थी कि वो NIT कैलिकट में पढ़ाने जाती है, तो आखिर वो कहाँ चली जाती थी, क्योंकि कॉलेज रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो कभी भी NIT कैलिकट गई ही नहीं। इस पर जॉली खुलासा करती हैं कि दरअसल वो घर से रोजाना समय पर तैयार होकर निकल तो जाती थी, मगर ज्यादातर समय वो पास के एक चर्च में बिताती थी, जहां वो चर्च के कामों में हाथ बटाया करती थी। इसके अलावा कभी कभी वो NIT कैंपस में मौजूद कैंटीन में जाकर समय बिताती थी। इस पूरी जांच पड़ताल में एक चौंकाने वाला खुलासा ये भी होता है कि जिनकी भी जान जॉली ने ली थी, सभी से जॉली का रिश्ता काफी अच्छा था। हर किसी से हंसकर बातें करना जॉली की आदत थी। कभी किसी ने जॉली को किसी पर चिल्लाते हुए नहीं सुना था, यहाँ तक कि पड़ोसी भी जॉली की तारीफ करते नहीं थकते थे। खैर, जॉली के इस खुलासे के बाद फाइनली 5 अक्टूबर 2019 को 47 साल की जॉली जोसेफ को अपने सास ससुर और पति समेत परिवार के 6 लोगों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। जांच पड़ताल में यह भी खुलासा होता है कि जॉली को साइनाइड MS मैथ्यू नाम के एक व्यक्ति ने उपलब्ध करवाया था, जो कि जॉली का ही रिश्तेदार था। MS मैथ्यू की दोस्ती प्राजी कुमार नाम के एक व्यक्ति से थी, जो एक ज्वेलरी की शॉप पर काम किया करता था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कहीं कहीं सोने चांदी के आभूषण को साफ करने में साइनाइड का उपयोग किया जाता है, इसलिए ये साइनाइड आसानी से प्राजी कुमार दुकान से लेकर MS मैथ्यू को दे देता है और MS मैथ्यू वो साइनाइड जॉली को दे दिया करता था। जॉली इसका इस्तेमाल लोगों की जान लेने के लिए करती थी। पुलिस जांच में जॉली की कार के डैशबोर्ड तथा जॉली के बैग से भी साइनाइड के सैंपल मिलते हैं। पुलिस द्वारा जमा किए गए सबूत, जॉली के कबूलनामे तथा कुछ साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर पुलिस फाइनली 1 जनवरी 2020 को कोर्ट में लगभग 1800 पन्नों की चार्जशीट फाइल करती हैं, जिसमें जॉली पर 6 हत्या का आरोप लगाया जाता है। इसी खुलासे के बाद जॉली देश दुनिया में साइनाइड जॉली के नाम से मशहूर हुई। वर्तमान समय में इस केस की स्थिति की बात करें तो जॉली फिलहाल जेल में बंद है। हालांकि जॉली को 2021 में केरला हाईकोर्ट द्वारा बेल मिल गई थी, मगर केरला सरकार द्वारा हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जॉली की बेल को खारिज कर दिया। इस कारण जॉली आज भी जेल में है। इन्हीं सब खुलासे के कुछ ही महीने बाद जॉली के दूसरे पति यानी साजू मैथ्यू ने भी कोर्ट में जॉली से तलाक की अर्जी डाल दी। वैसे तो इस केस की जांच चल ही रही है, मगर फरवरी 2023 में इस केस से जुड़े कुछ नए खुलासे हुए हैं। दरअसल केरला पुलिस द्वारा लाश को उन सभी के कब्र से निकालकर जांच के लिए हैदराबाद के CFSL लेबोरेटरी भेजा गया था। यहाँ जांच के बाद रिपोर्ट्स में कहा गया कि बरामद किए गए 6 में से 4 शवों में साइनाइड के अंश नहीं मिले हैं, जबकि 2 शवों की जांच अभी भी हो रही है।
इस दावे के बाद केरला पुलिस की ओर से बयान दिया गया है कि क्योंकि इस हत्या के कई वर्षों बाद शवों को निकालकर जांच की जा रही है, ऐसे में साइनाइड के अंश मिलना बहुत मुश्किल है। पुलिस के मुताबिक भले ही जांच में साइनाइड के अंश ना मिले हों, मगर जॉली का कबूलनामा और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इतने स्ट्रांग हैं कि जॉली का गुनाह कोर्ट में साबित हो जाएगा और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। वैसे तो अपराधी को क्या सजा मिलेगी वो तो कोर्ट तय करता है, फिर भी आपके अनुसार अगर जॉली का गुनाह साबित हो जाता है तो उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। मिलते हैं क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही एक और सच्ची कहानी के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।